हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बचे हुए क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। हमने 120 तक जो है हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन 2018 का पीवाई की है। पीजीटी साइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन पे नीचे पूछा गया कि मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता। बेसिकली ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया जो है एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन जो हिस्टीरिया है ना, हिस्टीरिया होता है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन हिस्टीरिया पार्ट नहीं है एंजाइटी डिसऑर्डर का। 122 क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है कि किन्होंने कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये बताया कि इंडिविजुअल जब बेटर परफॉर्म करता है, तब बेटर परफॉर्म करता है जब अदर लोगों की प्रेजेंस में क्या करता है, बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। अब अगर ऑडियंस मौजूद है, ऑडियंस की प्रेजेंस में पर्सन की परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आ रही है, बेटर। ऑडियंस ऑडियंस प्रेजेंट है और पर्सन की परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आएगी, परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आएगी। ठीक है। अगर वही टास्क बच्चा बच्चा या फिर कोई भी पर्सन अकेले में करता है तो उस टास्क को उतने बेटर तरीके से नहीं कर पाता। तो ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ट्रिपलेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये ट्रिपलेट के द्वारा कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था कि जब एक व्यक्ति ऑडियंस या फिर अदर पर्सन के प्रेजेंट में कोई भी बिहेवियर या कोई भी टास्क करता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है बजाय कि अकेले काम करने में। 123 क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पर्सनालिटी टेस्ट है जिसके अंदर 10 स्केल है, 10 क्लिनिकल जो स्केल है वो एमएमपीआई के अंदर है। ठीक है, एमएमपीआई के अंदर कौन से क्लिनिकल स्केल है, 10 क्लिनिकल स्केल की बात की गई है। इसमें से बताना कि एसओआई मॉडल जो है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, किसके द्वारा दिया गया था। एसओआई मॉडल के और कौन से नाम होते हैं कि थ्री डी मॉडल, मल्टी डायमेंशनल मॉडल भी बोला जाता है इसको। एसओआई मॉडल भी बोल सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। ओसीपी, तीन डायमेंशन कौन कौन सी, ओसीपी। ओ से ऑपरेशन, सी से कंटेंट और पी से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये तीन जो है स्ट्रक्चर बताए गए हैं गिलफर्ड ने इंटेलिजेंसी के। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 125। 125 में पूछा गया है कि कौन सी थेरेपी है जिसमें क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है उसके बॉडी प्रोसेस से, इमोशन से और ब्लॉकआउट, जितने भी उसके ब्लॉकआउट हो चुके अवेयरनेस। बेसिकली बात क्या कह रहा है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बताई जा रही है। और जो सेल्फ अवेयरनेस है बेसिकली किस में बताई जाएगी, वो बताई जाएगी गेस्टाल्ट में। गेस्टाल्ट में अभी मैं आपको क्लियर करा दूं, गेस्टाल्ट के अंदर और क्या चीजें आती है। गेस्टाल्ट में सेल्फ अवेयरनेस आती है, कन्फ्रंट्रेशन आता है, ये वर्ड में दे कन्फ्रंट्रेशन का वर्ड आ जाए, एम्पटी चेयर आ जाए, एम्पटी चेयर, रोल प्ले, रोल प्ले, रोल प्ले का वर्ड आ जाए और होलनेस की बात आ जाए, होल या होलनेस की संपूर्ण की बात आ जाए। हेयर और नाउ फोकस, हेयर एंड नाउ, यानी कि प्रेजेंट पर, किस पर फोकस करते हैं, प्रेजेंट में जो कुछ है अभी है। अगर इन सभी में से कोई भी शब्द आता है तो आग बंद करके गेस्टाल्ट पर लगा देना। ठीक, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस किससे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रह जाएगा, गेस्टाल्ट से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, बताना कि किसने प्रपोज किया था कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। लेजारस की थ्योरी है। लेजारस ने क्या दिया था, दो अप्रेजल दिए थे। एक दिया था प्राइमरी अप्रेजल, अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल, सेकेंडरी
अप्रेजल करते हैं। सिचुएशन को हम क्या करते हैं, दो तरह से अप्रेज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेज करते हैं। किसका कॉन्सेप्ट है ये, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी किसने दी थी, लजारस ने दी थी। ठीक है, इसके बाद हैंसले भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से आते हैं, लेकिन हैंसले का गैस मॉडल है, GAS, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है, हैंसले का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है 127, पूछा गया कि विच स्किल इंक्लूड पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल, बतानी है कि कौन सी पर्सनल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंदर आती है, कौन सी स्किल, तो इसके अंदर आ जाएगा जर्नल जो स्किल आती है, जर्नल स्किल किसमें आएगी, पर्सनल और इंटेलेक्चुअल में। टू पोल्स की बात की गई है, जिसमें बायपोलर डिसऑर्डर में कहते हैं ना, दो पोलर पर होता है, दो पोलर में बायपोलर डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीजें आती है, तो वो आती है मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फील करना, हैप्पी फील करना। डिप्रेशन में यानी कि डिप्रेशन में चले जाना, सैडनेस की तरफ चले जाना, एक्सट्रीम लेवल, दोनों चीज के एक्सट्रीम लेवल पे, या तो बहुत ज्यादा खुश होगा या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होगा। ठीक है, मेनिया और डिप्रेशन। ठीक है, बायपोलर, बायपोलर के अंदर दो होते हैं, एक होता है बायपोलर 1 और बायपोलर 2 होता है। बायपोलर 1 के अंदर क्या आता है, बायपोलर, बायपोलर 1 में आ जाएगा कि मेनिया, मेनिया प्लस में क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन। कभी कभी देखा जाता है कि डिप्रेशन भी आ जाता है, लेकिन माइल्ड लेवल पर, सीवर नहीं होता, सीवर माइल्ड लेवल पर होता है। तो ये क्या बायपोलर 1 है, बायपोलर 1 पूछ दिया जाए तो बायपोलर 1 में मेनिया प्लस में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन, लेकिन माइल्ड, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा। एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो बायोपोलर है ना, बायोपोलर के, बायोपोलर 1 में क्या चीज होती है, मेनिया प्लस में कभी कभी डिप्रेशन देखने को मिलता है, डिप्रेशन। लेकिन बायोपोलर 2 में क्या होता है, बायोपोलर 2 में क्या होगा, बायोपोलर 2 में मेनिया नहीं होगा, मेनिया प्रेजेंट नहीं होता, एक भी एपिसोड मेनिया का नहीं आता, उसमें आता हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में क्या होता है कि ये थोड़ा माइल्ड होता है, मेनिया तो एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पीनेस दिखाता है, ठीक है, ओवर एक्ट करता है, लेकिन हाइपोमेनिया में कम होता है, इतना ज्यादा हैप्पीनेस नहीं दिखाता, इतना ज्यादा खुश नहीं होता, वो कम होता है। तो हाइपोमेनिया, और लेकिन सीवर डिप्रेशन होता है, क्या होता है, सीवर डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन। समझ गए, बायोपोलर पोल्स में कौन कौन है, एक साइड है मेनिया, दूसरी साइड है डिप्रेशन। बायोपोलर में दो तरह के होते हैं, बायोपोलर 1 और बायोपोलर 2। बायोपोलर 1 में कौन होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन, और बायोपोलर 2 के अंदर कौन आते हैं, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन आता है। ठीक है, ये सीवर, यहाँ पर डिप्रेशन सीवर नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, कम होता, माइल्ड होता है। लेकिन बायोपोलर 2 के अंदर जो डिप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 129, इसमें पूछा गया आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दैट, ये कौन सी, किस तरह की एक्सप्रेशन फीलिंग हो गई कर रहा है, तो इसमें रिप्रेशन आ जाए, रिप्रेशन कर देना, कि मुझे नहीं पता, कि मैं नहीं जानता कि मैंने यह क्यों किया या वह क्यों किया, तो दमन कर देना। कि जितने भी ये डिफेंस मैकेनिज्म है किसके, फ्रॉइड की, पर्सनैलिटी की थ्योरी है फ्रॉइड। इसके बाद है फैमिली, फैमिली, फैमिली कौन सा एग्जाम्पल होगा, देखिए फैमिली जो एग्जाम्पल होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप है फैमिली का। सेकेंडरी जो अब फॉर्मल तो जो हम खुद चूज करते हैं, सेकेंडरी भी जैसे कि सेकेंडरी ग्रुप होगा, स्कूल्स वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर, स्कूल्स हो गए, नेबर्स हो गए, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सिलेक्टेड ग्रुप क्या हो गया, जो हम अपने पर्सनली सिलेक्ट करते हैं चीजों को, वो आ जाएंगी। 131 क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया कोई कौन सा पर्सपेक्टिव रिलेटेड है ह्यूमन के इन्वायरमेंट से, ह्यूमन का इन्वायरमेंट रिलेशन करता है, इन्वायरमेंट एज ए समथिंग टू बी एक्सेप्टेड, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए,
पर्यावरण सम्मान योग्य एवं क्या है, एक रिस्पेक्टेड है, ठीक है, रिस्पेक्टेड है और वैल्यूड है, रेदर देन उसका एक्सप्लॉइटेड होना, उसका एक्सप्लॉइटेड नहीं हो रहा, उसको ऐसा इन्वायरमेंट जिसको वह यूज कर सके, वैल्यू हो, वैल्यूएबल हो, रिस्पेक्टेड हो, तो बेसिकली इकोलॉजिकल। ऑब्वियस सी बात है, इन्वायरमेंट से क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल की बात आ जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है 132 क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन में पूछा गया कि कोलेक्टिव क्वेश्चन कॉन्शियसनेस, देखो कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसका कॉन्सेप्ट है, ये जूंग का, कार्ल कार्ल जूंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कोलेक्टिव कॉन्शियस, कोलेक्टिव कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, जिसमें सारी चीजें जो जितने भी इंफॉर्मेशन होती है पूर्वजों की, सभी मिलाकर, सभी की पर, यानी कि भूल, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पूर्वजों की इंफॉर्मेशन होना, दादा परदादा की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही स्टोर होती है, तो इसको क्या बोल देंगे, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस। एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एक डिस्टेंस मेंटेन बताना, इंटीमेट का बताना, यानी कि घनिष्ठ संबंध किसके साथ रिलेशन करते हैं। जब घनिष्ठ संबंध की बात आती है तो वहां हम कितना डिस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं, तो याद रखना अप टू 18 इंचेस, यानी कि 18 इंच तक जो है डिस्टेंस मेंटेन, इंटीमेसी, यानी कि क्लोज फ्रेंड हो गया, हस्बैंड या वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, उन सब चीजों में कौन आ जाएगा, इंटीमेट डिस्टेंस कहाँ तक होगा, 18 इंच तक का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। ए मेंटल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक मेंटल मानसिक संरचना जो एक फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा प्रदान करती है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं, गाइडलाइन होती है, प्रोसेसिंग करती है, जो किस लिए करती है, क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है इंफॉर्मेशन की, एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में प्रोसेसिंग करती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्कीमा। स्कीमा किसका है भाई, किसके रिलेशन, किस चीज से रिलेट करता है, पियाजे की थ्योरी से रिलेट करता है। पियाजे ने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था। स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल फ्रेमवर्क होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन को क्या करके रखा गया, ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या करके रखते हैं स्कीमाज में, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। स्कीमा दो तरह के बताए थे, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कोई न्यू इंफॉर्मेशन आई, ओल्ड स्कीमा था आपका, उस स्कीमा के अंदर आपने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। टीचर का कोई कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में, तो आपको पता, एक करेक्टरिस्टिक और पता चला कि टीचर हेल्पिंग नेचर की होती है, तो आपने उस चीज को क्या कर दिया, इसी में एडजस्ट, ओल्ड स्कीमा बना हुआ था उसी में क्या कर दिया। अकोमोडेशन में क्या होता है, अकोमोडेशन के अंदर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो पहले स्कीमा बना हुआ था ना, जो ओल्ड वाला स्कीमा था, वो इससे मेल नहीं खाता, एक नया करेक्टरिस्टिक आया, जब वो नया करेक्टरिस्टिक ऐसा आया कि जो मैंने पहले स्कीमा बना रखा था उससे मैच नहीं खा, तो मैं क्या करती हूँ, ओल्ड वाले स्कीमास को या तो चेंज कर दूंगी, बदल दूंगी, एक नया स्कीमा बनाऊंगी, या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देना। ठीक है, ये क्या चीज हो जाएगी, ये दोनों चीज क्या, स्कीमा से रिलेटेड। अगर इन दोनों में बैलेंस है, अकोमोडेशन और एसिमिलेशन में, तो दोनों में इक्विलिब्रिएशन की स्टेट आती है, यानी संतुलन की अवस्था हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आगे चलते हैं, स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन आया, इंटेलिजेंसी की थ्योरी है। स्ट्रीट स्मार्टनेस किससे बोला है, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी को क्या माना है, इन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट बोला। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी ऐसी इंटेलिजेंसी होती है जहां पर पर्सन जो है इजीली इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेता है, क्या कर देता है, एडजस्टमेंट करना, या शेप कर देना, शेप कर देना, शेप किसके अकॉर्डिंग, शेपिंग कर लेता है इन्वायरमेंट को अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, एडजस्टमेंट करता है, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है तो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में वो ढाल देता है, एडजस्टमेंट कर ली। शेपिंग, जैसा न्यू इन्वायरमेंट मिला उसको वो सूट नहीं करा, तो उसने क्या करा, उस इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट के जैसा उसे अच्छा लगता वैसा इन्वायरमेंट बना लिया, तो वो शेपिंग, एडेप्टेशन और शेपिंग। ठीक है, ये किसके कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी की है।
ठीक है। और क्रिएटिव इंटेलिजेंसी को देखो बेसिकली तीन है इन्होंने दिए, पहली दिया एनालिटिकल इंटेलिजेंसी जिसे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंसी बोला जाता है, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंसी बोला जाता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंसी को क्या बोला जाएगा, एक्सपीरियंशियल। इनके अदर नाम भी जो है पूछ लिए जाते हैं, इनके और नाम बताओ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी क्या हो जाएगी, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंसी, जिसे स्ट्रीट स्मार्ट बोला गया। स्ट्रीट स्मार्ट, इनको पता है कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें कैसे कैसे कर सकते हैं वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है भाई, सोशल साइकोलॉजी या मोटिवेशन का। आज ही हमने कंप्लीट करी है मोटिवेशन की पूरी। जो बच्चा जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा, तो मैं बता दूं मोटिवेशन मैंने मोटिवेशन के जो मोटिवेशन के जो तीन पार्ट बनाए ना, तीनों के तीनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के जितने अप्रोचेज है, जितनी भी थ्योरीज है, सारी डालिए, इससे बाहर मोटिवेशन नहीं आएगा। चाहे वो एचटेट हो, चाहे फिर वो यूजीसी नेट क्यों ना हो, इससे ज्यादा एडवांस नहीं देगा। सारी थ्योरीज जो है हमने क्लियर करी है, सारी अप्रोचेस को हमने पढ़ाया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से कर लेना। तो ये कहीं ना कहीं देखो दो दो टॉपिक को कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। एक तो मोटिवेशन को तो करेगा करेगा, दूसरा सोशल साइकोलॉजी का भी भाग है। ये सोशल साइकोलॉजी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो थ्योरीज आती है इन्हीं के अंदर, ये उन्हीं के अंदर आता है। तो पीओएक्स ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया था, तो हमने पढ़ा था आज ही क्लास में कि हाइदर के द्वारा जो है पीओएक्स मॉडल दिया गया था, ऐसे करके। इसमें क्या देखा जाता है कि पर्सन का एक पर्सन के साथ पर्सन, एक सेकेंड, तो इसमें क्या देखा जाता है बेसिकली कि पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा, और साथ में उनका एटीट्यूड या बिलीव कैसा, ठीक है। ये एक पर्सन है, देखो ये आज ही हमने करी है। ये पर्सन पर्सन का अदर पर्सन के साथ रिलेशन, और साथ में किसी इवेंट को देखने का नजरिया, एटीट्यूड मान लो, या फिर मान लो उसका बिलीफ मान लो, बिलीफ। अगर इन दोनों तीनों के बीच में बैलेंस है तो क्या बोलेंगे, ये चीज भाई ये बैलेंस स्टेट में है, ठीक है। रिलेशन इनका बैलेंस स्टेट में है, ठीक है। इम्बैलेंस ये आज हमने ही करा, आप लोग आज ही करिए ये क्लास, तो वहां से देख लेना। आगे चलते 137 पे क्वेश्चन पर, सेल्फ एफिकेसी किस पर बेस्ड है, तो देखो बेसिकली इसका आंसर जो आंसर की में दे रखा है वो सोशल लर्निंग है। जो सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट बेसिकली सोशल लर्निंग, मैंने पहले भी बताया कि सोशल, जब इससे पहले वाली जो क्लास थी 2018 की, कि ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है ना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसकी है, बेंडूरा की। तो बेंडूरा ने ही क्या दे रखा है, सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट। सोशल कॉग्निशन लर्निंग भी बोल सकते हैं, सोशल लर्निंग भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इमिटेशन, कुछ भी बोलो, मॉडलिंग बोल लो, सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, बेंडूरा का। बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, बोबो डोल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सोशल लर्निंग, सेल्फ एफिकेसी किसके अंदर आएगी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। सॉरी, हाँ, सोशल लर्निंग के अंदर आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला आता 138 क्वेश्चन, जिसमें बताना कि कौन सा करेक्टरिस्टिक इफेक्टिव काउंसलर के तौर पर नहीं है। बताना कि इफेक्टिव काउंसलर का कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें से कौन सा तो नहीं है बताना। तो इमोशन, देखो जो एक काउंसलर होता है ना, उसको बिल्कुल भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे नहीं करनी इमोशन होकर, उसको थोड़ा लॉजिक होकर चीजों को सोचना चाहिए। बाकी के जो तीन है, तीनों के तीनों किसका पार्ट है, ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी है ना, क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसकी है, कार रोजर्स की ये थेरेपी है। ये तीन है ना, ऑथेंसिटी, ऑथेंसिटी को जेन्युइननेस भी बोलते हैं, जेन्युइननेस। एम्पैथी यानी कि दूसरे के जूते में पैर रख के सेम फील करना जैसे सामने वाला कर रहा। पॉजिटिव रिगार्ड, आपके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है ना, उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो अंधा हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, कुछ भी ना हो, जैसा आपको मिल रहा हो, इंटेलिजेंट हो या वीक हो, कैसा भी हो, आपको ऐसा ही स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है। पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो जाता है, अनकंडीशनल पूरा आ जाएगा, अनकंडीशनल
बिना किसी कंडीशनर के, बिना किसी शर्त के उसको एक्सेप्ट करना। जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, जैसे भी आ रहा। तो इमोशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इमोशन होकर जो है डिसीजन नहीं लेना, ये इफेक्टिव नहीं है काउंसलिंग का पार्ट, ये अच्छा नहीं माना जाता। 139 क्वेश्चन, बताना कि नॉन वर्बल नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन बताना कौन सा नॉन वर्बल क्यूज नहीं है। तो बेसिकली जो नॉन वर्बल यानी जहां भाषा का यूज नहीं होता, तो भाषा कैसे ही आएगी। गेस्चर, पोस्चर और आई कांटेक्ट, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन वर्बल क्यूज है। ठीक है, जहां भाषा का यूज नहीं होता। लैंग्वेज तो भाषा है ना, लैंग्वेज क्या है, भाषा, यहाँ शब्दों का यूज किया जा रहा है। 140 क्वेश्चन आ जाएगा, बताना कि कौन सी टेक्निक सेल्फ कंट्रोल की नहीं है। तो इसमें सेल्फ इवेलुएशन जो आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स नहीं है, बाकी की तीनों सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन 141 में बताना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। देखो नहीं वाले बहुत है, अभी तक कितने सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें नहीं है, तो नहीं देखना जरूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्शन टेक्निक्स आ जाता है, मेडिटेशन आ जाता है, बायो फीडबैक और हार्डीनेस नहीं। ये टाइप एच पर्सनालिटी है, टाइप एच की पर्सनालिटी हार्डीनेस हो जाना। बाकी बाकी ये तीनों की तीनों क्या है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन करना और बायो फीडबैक मिलना। अगला क्वेश्चन 142 क्वेश्चन है, जो बताना कि कौन सा सबसे यूज किया जाने वाला एजुकेशन सेटिंग में एप्टीट्यूड टेस्ट है। सबसे कॉमन की बात करें या जनरलाइजेशन की बात करें तो वो डैट है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, ये जनरलाइज आगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे भी जनरलाइज्ड की बात आए तो वो भी क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोरेक्ट बताना हमें, स्ट्रेस इज हैंडल प्रॉपरली। अगर हम स्ट्रेस को हैंडल कर लेंगे प्रॉपरली तो क्या होगा, स्ट्रेस क्या करता है, रिड्यूस करता है क्या हमारी एनर्जी को? नहीं, स्ट्रेस तो रिड्यूस थोड़ी ना करता। स्ट्रेस आता है तो वैसे ही हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमें क्या मिलता है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जब भी रिलीज होता है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उसे लड़ने की ताकत मिलती है, तो ये नहीं होगा। स्ट्रेस इंक्रीज करता है ह्यूमन के अराउजल के, ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला अगर स्ट्रेस आ रहा है सामने हमें, तो हमारा जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उससे क्या होगा, हमारी अराउजल लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस डिक्रीज, क्या ये डिक्रीज करता है संभावना, जीवित रहने की संभावना को? नहीं, भी बढ़ाता है। स्ट्रेस नहीं हुआ, ऑप्टिमल लेवल हमेशा होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेस है ना, थोड़ा स्ट्रेस तो देखो हर चीज के पास, हर किसी के पास होना चाहिए। एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ना ही कम। मिड, ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। यक्स डॉक्सन लो जो हमने मोटिवेशन में पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला था कि आपके अंदर अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस करनी है तो आपको स्ट्रेस कैसा होना चाहिए, आपकी मॉडरेट, मॉडरेट ऑप्टिमल लेवल होना, मॉडरेट। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि स्ट्रेस जो है इफेक्ट नहीं करता परफॉर्मेंस पे यार। ये तो है ही, अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो कैसे आप एस्टेट को क्लियर करोगे? स्ट्रेस है तभी तो पढ़ रहे हैं हम। दबाव इतना बना हुआ है कि 15 दिन का समय, 15 या 16 दिन लगा लो, 2-3 दिन ऊपर नीचे लगा के छोड़ दो उन लोग, उन दिनों को तो, लेकिन फिर भी बचते हैं हमारे 15 दिन। तो क्या है कि स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इसी बात। अगला क्वेश्चन 145 बताना है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किसके अंदर? देखो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किसके अंदर आ जाएगी, ये एक बायोमेडिकल थेरेपी है, बायोमेडिकल थेरेपी के अंदर आती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चल के बात करते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस के 3 फॉर्म बताए, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरलाइजेशन करना। तो कैलमैन के द्वारा ये जो है दिए गए हैं। 146 के अंदर क्या है कि बताना कौन सा कारण नहीं है अग्रेशन का। एग्रेशन किससे नहीं आता? तो देखो फ्रस्ट्रेशन में हमेशा मैंने अपनी क्लास में बताया है बच्चों को कि जहाँ फ्रस्ट्रेशन हमेशा क्या लेकर आता है, हमेशा लीड करेगा एग्रेशन को। अगर कोई फ्रस्ट्रेट है तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या होगा, वो एग्रेशन एग्रेसिव होगा। चाइल्ड रेइंग, बच्चों का क्या लालन पालन जिस हिसाब से किया जा रहा है, बच्चा जिस हिसाब से देख रहा है, उनका खान पीना रहन सहन जैसा है, वो वैसा ही एग्रेसिव बिहेवियर को सीखेगा।
हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं अग्रेसिव बिहेवियर को। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस या मैकेनिज्म भी रोल प्ले करता है अग्रेशन को। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत कर दी जो पॉलिटिकल, देखो सोशल तो हम एक तरफ मान सकते हैं कि बेंडूरा की थ्योरी को मान लो। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, बच्चा क्या करता है, समाज से सीखता है। मान लो पेरेंट्स अगर अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे तो बच्चा भी सीखेगा, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर तो नहीं आता ना, राजनीति हमें ये चीज सिखाती नहीं कि आप एग्रेसिव बिहेवियर करो, ठीक है। तो पॉलिटिकल 101% क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सीधा सा ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा इसका। बताना कि कौन सी जो है कार्ल रोजर्स की टेक्निक है, अभी अभी टेक्निक नहीं है, सॉरी, ऊपर नो है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अनकंडीशन, देखो यहाँ पर कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड करते हैं, जबकि क्या होना चाहिए था, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। एम्पैथी भी होती है, ऑथेंसिटी भी होती है। ऑथेंसिटी अभी अभी हमने करा, ऑथेंसिटी या जेन्युइननेस, जेन्युइननेस इनको बोलते हैं, जेन्युइननेस। लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये एक टेक्निक है, क्या है, काउंसलिंग की एक टेक्निक है, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी क्लाइंट अपनी बात या अपनी प्रॉब्लम को बताता है तो उसमें जो काउंसलर होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी प्रॉब्लम को उसके सामने बताता है, देखो आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपकी अराइज हुई है। तो रिफ्लेक्ट करना, जैसा बताया सुन तो सुन। कंफर्टी, कंफर्मिटी क्या होता है कि जैसा सामने वाले बिहेव करते हैं तो सेम हम व्यवहार वैसा ही करने लगते हैं, है ना। चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो, तो जैसा सामने वाला बिहेवियर करे सेम व्यवहार करना। तो ये कब ज्यादा होती है, जब ग्रुप का साइज कैसा हो, स्मॉल हो। तो ये सोलो में ये ऐश की स्टडी है, सोलो में ऐश की स्टडी, ऐश ऐश की स्टडी है, ये हमने कर रखी है यूट्यूब क्लास पर। ओल्ड वीडियो में जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी, कंफर्मिटी पे बहुत अच्छा दे रखा है, कंफर्मिटी, ओबिडेंस और कॉम्प्लाइंस पर, ठीक है। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सेपरेट एंग्जाइटी, ऐसी एंग्जाइटी जहां आपका किसी के साथ रिलेशन छूट गया है, सेपरेट हो गए, उस तरह से एंग्जाइटी हो जाना। तो इंटरलाइजिंग डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, किस डिसऑर्डर के अंदर आती है, इंटर आंतरिकरणीय विकार के अंदर डिसऑर्डर आते हैं। अटेंशन डिफिशिएंसी, ADHD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है कि इन अटेंशन, तीन गुण होते हैं इन अटेंशन, यानी कि अटेंशन यानी फोकस नहीं दे पाता चीजों पर, क्या नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। और हाइपर एक्टिव, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, एक जगह बैठते नहीं, उनके अंदर एक्टिविटी इतनी ज्यादा है, आप बोलोगे ना कि 5 मिनट बैठ जा, वो 5 मिनट नहीं बैठेगा, वो एक काम खत्म हुआ फिर उछल कूद करता रहता है, इधर से उधर कूदेगा, उधर से उधर कूदेगा, आराम से नहीं बैठ सकता, वो हाइपर एक्टिव। साथ ही साथ इम्पल्सिव, तीसरा जो सिम्टम होता है उनके अंदर, इम्पल्सिव बिहेवियर। हर चीजों में क्या करेगा, जल्दबाजी करेगा, मैं करूंगा, मैं फीलिंग आ लिया तो मैं करूंगा, जैसे ही टीचर ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मैम मैं बताऊंगा मैम, इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं यहाँ पर। तो तीन गुण होंगे ADHD के अंदर, अटेंशन डिफिशिएंसी या डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 150 क्वेश्चन है, जो बताना ये स्ट्रेस से हैंस सीले का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूंगी। हर बार आता है, या तो गैस की फुल फॉर्म पूछ लेता है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, या सीक्वेंस पूछ लेता है कि इसका सीक्वेंस कौन सा है। देखो 3 स्टेजेस में बताया है इन्होंने कि कैसे एक स्ट्रेस जो है अराइज होता है और कैसे धीरे धीरे स्ट्रेस में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो स्टेज आती है वो अलार्म की स्टेज आती है, यानी कि मानकर चलो आपके सामने कुत्ता प्रेजेंट है, कुत्ते से लगता आपको डर, और कुत्ते ने आपको क्या कर दिया, स्ट्रेस दे दिया कुत्ते, तो वो अलार्म स्टेज हो जाएगी। आपने जैसे कुत्ते को देखा तो आपको स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस आते ही आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेट, जैसे ही एक्टिवेट होता है तो एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन जो हार्मोन्स है ना, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स होता है, निकलता है, और ये क्या देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है कि हम फाइट कर सकेंगे, जैसे कुत्ते के सामने हम लड़ सकेंगे। अलार्म स्टेज, ये अलार्म स्टेज है, ये चीजें एक्टिविटी होती है। फिर आता है रेजिस्टेंस स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज सेकंड स्टेज है।
सेकंड स्टेज में वही सारी चीज मैकेनिज्म यूज हो जाता है, कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एनर्जी मिली और फाइट करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। फाइट करना, लड़ना, यानी कुत्ता अगर भौंक रहा है तो उसको डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, ऐसे फाइट करना। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया कि मेरी जितनी एनर्जी थी यहाँ सारी लगा लिया, मेरे पास एनर्जी बची नहीं है, थक हार के मैं बैठ चुका हूँ। अब कुत्ता जितना भौंकना हो, जितना काटना हो मुझे काट ले, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची है। तो यहाँ एग्जॉस्ट होके बैठ जाता, थकान करके बैठ जाता है। धीरे धीरे जो उसके पास जितनी एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, कोर्टिसोल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेजेस थी किसकी है, गैस मॉडल की स्ट्रेस है, किसके द्वारा, हैंसिले द्वारा ये मॉडल दिया गया था। स्टेजेस अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉस्टेंस आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कृपया करके मुझे फीडबैक जरूर दे, फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट से ही तो पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। लाइक जरूर करें, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ आप बच्चों को समझ में आ रहा है, सही ट्रैक पे चल रहे हैं हम। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो टारगेट है 30 या 40 का, हम उससे पहले जो मेन मेन टॉपिक उन सभी को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 2018 का हमारा कंप्लीट जो है, हमने पीजीटी साइकोलॉजी को कर लिया है, कंप्लीट क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहना, कीप स्टडिंग, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा थोड़ा रह गया। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।